दोस्तों, जीके बाई केडी सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने जो भारत का भूगोल स्टार्ट किया था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। ये पढ़ा भारत का परिचय, इसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। दूसरा टॉपिक पढ़ा भारत का भौतिक विभाजन, इसको अच्छे से कंप्लीट किया। भारत का अपुआ प्रदेश के बारे में देखा। भारत का भूगर्भिक इतिहास पढ़ा। तो आज पढ़ेंगे दोस्तों भारत की वनस्पति एवं मिट्टियां, यानी कि इंडियन सोइल के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो भारत की मिट्टियां हैं, भारत की मिट्टियां क्या, विश्व की कहीं भी जो मिट्टियां हैं उसके निर्माण की प्रक्रिया एक बार देखनी पड़ती है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, जो मिट्टी बनती है वो कैसे बनती है? सैलों के विखंडन से। सैलों के विखंडन से मिट्टी बनती है। इसमें कंपोनेंट या संगठन कौन कौन सा होता है ये आपको पता होना चाहिए। संगठन या कंपोजिशंस तो क्या है? सबसे पहले ह्यूमस, ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। तो दोस्तों, इसकी जो मात्रा होती है 5 से 10% के बीच में ये रहती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा बात करते हैं दोस्तों खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ, इसकी मात्रा कितनी रहती है? इसकी मात्रा रहती है खनिज पदार्थ की 40 से 45% के बीच में। अभी तीसरा जो बात करेंगे वो है क्या? मृदा जल। मृदा जल ये 25% के आसपास है। और जो मृदा वायु है, मृदा वायु 25% के आसपास है, इसमें ये भाग लेते हैं। देखो दोस्तों, मिट्टी क्या है आपको पता है। मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग कर भी ले जाई जाती है। नदियां भी क्या करती है, एलुवियल जो जलोढ़ है अपने साथ लेके जाती है, मंद ढाल के क्षेत्र में उसको डिपॉजिट कर देती है। तो वहां पर क्या नए मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो आप ये ध्यान जरूर रखिएगा। जो भारत की मृदाएं हैं, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे खनिजों का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करेंगे जैसे बजरी हो गया, बारीक बजरी, बारीक बजरी, इसके बाद मोटी बालू होगी, इसके बाद में बारीक बालू। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे गाद, गाद हो गई। इसके बाद में चिकनी मिट्टी। इससे कैसे पता चलता है? इस मिट्टी के व्यास के कारण पता चलता है। बजरी का कितना होता है? ये 5 mm से अधिक, 5 mm से अधिक व्यास वाली है। इसके बाद 0.2000 है से लेके 2 mm तक। इसके बाद में बात करेंगे मोटी बालू की, ये कितना है? ये 0.020 से लेके 0.20 mm तक। और जो बारीक बालू है ये पता होना चाहिए ये कितनी होती है? ये 0.02 से लेके 0.020 mm तक। आप दोस्तों ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में गाद है, चिकनी मिट्टी है, ये सब मिलके क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों, भारत की जो मृदाएं हैं ICAR, ICAR क्या है? इंडियन
काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने 1986 में भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा और इसमें 27 गौण मिट्टी भी शामिल थी। तो दोस्तों ये आपको पता रहना चाहिए, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अगर जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत में 2000 से भी ज़्यादा छोटी बड़ी नदियां हैं, यह आपको पता ही होगा। और जब नदियां अपने उद्गम स्थल से लेके मुहाने तक जाती हैं तो बहुत सारा जलोढ़ है उसको साथ में लेके चलती हैं और मंद ढाल वाले क्षेत्र में वो उसका क्या करते हैं, डिपॉजिट करती हैं और उससे जितनी भी मृदा निर्माण होगा वो किसका एग्जाम्पल रहेगा, जलोढ़ मृदा का रहेगा। अभी हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें मित्रों आपको क्या ध्यान रखना है, इसका विशाल मैदान, इसका विशाल मैदान पंजाब से लेकर असम तक विस्तृत है। यानी कि पंजाब से लेकर असम तक इसका विस्तार है जलोढ़ का, यह आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई इत्यादि इत्यादि मतलब बहुत सारी नदियां हैं जो मैदानों का निर्माण करती हैं जलोढ़ के निक्षेप के बाद। आप ये चीजें जरूर याद रखिएगा। दोस्तों जो जलोढ़ है, जलोढ़ मिट्टी है, इसके दो टाइप हैं। कौन कौन से हैं, एक है बांगर और दूसरा है खादर। खादर की बात करेंगे, जो नवीनतम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, नवीनतम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां खादर मिट्टी पाई जाती है, खादर मिट्टी पाई जाती है। आप ये चीज जरूर याद रखिएगा। और बांगर प्राचीनतम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बांगर कहते हैं। जो हरियाणा पंजाब है वो जो बांगर का क्षेत्र है। खादर आपने सुना होगा, कोसी और दामोदर नदी और इसकी और भी सहायक नदियां हैं जो बिहार और बंगाल में बाढ़ लेके आती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम में बाढ़ लेके आती है। तो ये क्या हुआ, ये नवीनतम जो बाढ़ है, जो नवीनतम जो जलोढ़ है उसका क्या करती है, निक्षेप करती हैं। तो वो कौन से मैदान बनते हैं, खादर मैदान बनते हैं। आप ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में जो बांगर की भूमि है अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट, अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथि पाई जाती है, कि ग्रंथि पाई जाती है, उसे मित्रों कंकड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकड़ कहते हैं। आप ये याद रखिएगा। बांगर के निर्माण में चिक्का का प्रमुख योगदान है, चिक्का का प्रमुख योगदान है। आप ये जरूर याद रखिएगा। इसे दोमट या रेतीली मिट्टी भी बोलते हैं, इसे दोमट या रेतीली मिट्टी भी
कहते हैं। दोस्तों आप ये याद रखिएगा। इसके अलावा आप क्या याद रखेंगे, इसमें एक तो ये पता होना चाहिए किन चीजों की अधिकता है और किन चीजों की कमी है। अक्सर पेपर में इस तरह का ही पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना, जैव पदार्थ की क्या है, प्रचुरता है, यानी कि ये ज्यादा है। तो इसमें कमी किस चीज की मिलती है देखने को, नाइट्रोजन और ह्यूमस की। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। दोस्तों आपने देखा होगा हरियाणा पंजाब में ये मैदान देखने को मिलते हैं और इनमें क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि हम नाइट्रोजन, ये जो यूरिया खाद है उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है नाइट्रोजन की कमी होती है। आप ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो जलोढ़ के मैदान है इसमें खेती कौन कौन सी होती है? इस मिट्टी में धान हुए हैं, गेहूं होता है, आपने सुना होगा, धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन। इसकी खेती के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है, अच्छी मिट्टी मानी जाती है। आप ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखा, अभी हम देखेंगे लाल मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? लाल मिट्टी के बारे में हम देखेंगे। जो लाल मिट्टी है इसका जो क्षेत्रफल है 8.79 लाख, यानी कि ये वर्ग किलोमीटर है। इतनी भूमि पर लाल मिट्टी पाई जाती है, यानी कि कुल भूमि की बात करेंगे 26.8% भाग पर लाल मिट्टी देखने को मिलती है। ये मृदा द्वितीय विशालतम मार्ग आपको पता है। 45% पे क्या है, जलोढ़ मृदा मिलती है और 26% पे क्या मिलती है, लाल मिट्टी मिलती है। इसके बाद में हम बात करेंगे, ये तो इसका होगा विस्तार। इसके बाद में हम बात करेंगे ये मिलती कहाँ है। ये सबसे ज्यादा तो मिलती है भाई तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मैक्सिमम, इधर लिख दे मैक्सिमम। और इसके बाद में इसका विस्तार कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद में बात करेंगे उड़ीसा और झारखंड। इसमें क्या है, ये मिट्टी मिलती है। उस ये तो व्यापक रूप से मिलती है, व्यापक रूप में, लेकिन आंशिक रूप में मिलती है। आंशिक में कहा, पश्चिमी बंगाल में देखने को मिलते हैं ये, पश्चिमी बंगाल। और बात करेंगे दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में, राजस्थान के कुछ भागों में यह मिट्टी देखने को मिलती है, रेड सोयल। इसके बाद में हम क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका विकास, इसका विकास यानी कि डेवलप कैसे हुई है। आर्कियन, आर्कियन ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, नीस और शिस्ट, कुड़प्पा, विंध्यन और धारवाड़ क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। औषधि सेलों के ऊपर, यहाँ पे औषधि सेलों के ऊपर, आप ये जरूर याद रखिएगा। और इसका रंग लाल कैसे होता है, लोहे के ऑक्साइड के कारण, लोहे के ऑक्साइड के कारण रंग लाल होता है। आपका पेपर में छप सकता है आक भाई जो लाल मिट्टी है इसका रंग लाल कैसे होता है, तो लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इसके बाद में हम क्या ध्यान रखेंगे, इसके बाद में रखेंगे दोस्तों इसका गठन बालू से चिक्का,
इसका गठन बालू से चिक्का, बालू से चिक्का प्रधान दोमट है, यानी ये प्रधान दोमट है। और इसके बाद में हम क्या याद रखेंगे, इसकी प्रकृति, यही लिख देता हूं, इसकी प्रकृति अम्लीय है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय टाइप की। आपको पता है इसका सबसे ज्यादा निष्कालन होता है, इसका निष्कालन सर्वाधिक है, निष्कालन इसका कैसा होता है, सर्वाधिक है। इसके बाद में हम दोस्तों याद रखेंगे, इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, लोहा, एल्यूमिनियम, इसके बाद में चूना का अंश अधिक मिलता है देखने को। और कमी क्या देखने को मिलेगी, इसमें जीवांशम नाइट्रोजन, इसमें जीवांश नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी होती है दोस्तों, फास्फोरस की कमी। आप ये जरूर याद रखिएगा, जीवांश नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी, लोहा, एल्यूमिनियम, चूने की अधिकता, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। बाद में बात करेंगे तो ये तो पता होना चाहिए कृषि कैसे होती है भाई। यहाँ पे कृषि आपको पता है मेन तौर पर मोटा अनाज ही होगा इसी जगह पे। तो सिंचाई द्वारा इस मिट्टी पे तंबाकू, बाजरा, तीसी, दलहन तथा गेहूं की खेती होती है दोस्तों, यानी खेती इनकी होती है तंबाकू, बाजरा, तीसी, दलहन, गेहूं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा जलोढ़ के बारे में, हमने अभी पढ़ा लाल मिट्टी के बारे में, अभी बात करेंगे काली मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी के बारे में। दोस्तों इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका रंग काला होता है, इसमें पानी धारण करने की अक्षमता सर्वाधिक है, यानी कि वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी की। दोस्तों ये पेपर में बहुत छपा है, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। इसमें आप क्या क्या ध्यान रखोगे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए, ये कपास की खेती के लिए विख्यात मिट्टी है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। आप ये चीजें जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में इसको ट्रॉपिकल होता है उष्ण कटिबंधीय है, ट्रॉपिकल्स, ब्लैक अर्थ भी कहते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय चरनोजम। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चरनोजम भी इसी को बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय चरनोजम इसी मिट्टी को बोलते हैं। इसके बाद में इसका विस्तार कितना है, इसका विस्तार 5,46,000 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, और ये कुल भू क्षेत्र है जो 16.6% भाग पर है, इसका विस्तार है। इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी क्षेत्र को घेरने वाली ये मिट्टी है। पहले नंबर पर जलोढ़ है, दूसरे पर लाल मिट्टी है और तीसरे पे
काली मिट्टी है। इसके बाद में हमारे क्या याद रखना है, इसका विस्तार सर्वाधिक, इसका विस्तार सर्वाधिक तो मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ये याद रखिएगा आप, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। इसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी कि पश्चिमी एमपी, इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, और दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया। इसमें क्या है, दक्कन लावा बेसाल्ट, दक्कन लावा बेसाल्ट, ठीक है। जैसे बिद्री, जैसे बिद्री या फिशर, फिशर ज्वालामुखी चट्टान के अपेक्ष हैं, ज्वालामुखी चट्टान के अपेक्ष हैं। आप ये चीज जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे इसमें भाई लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, आगे बात करें मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, इनकी प्रचुरता होती है। किसकी? इनकी क्या है? प्रचुरता। आप ये याद रखिएगा। इसके बाद में कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की इनकी होती है भाई कमी, और इनकी क्या होती है? प्रचुरता। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा मिलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांशम की इसमें कमी होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, इसका जो पीएच है, पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 8.5 के बीच होता है, 2 से लेके 8.5 तक, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, उदासीन जो मिट्टी होती है उसका जो मान होता है कितना होता है? 7। 7 से जो नीचे होती है वो क्या होती है? अम्लीय, और 7 से ऊपर अक्षारीय, और जो 6 से 7 के बीच में पौधों की वृद्धि के लिए ये पीएच जरूरी है। आप ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों लेटेराइट मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? लेटेराइट मिट्टी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसका विस्तार पता होना चाहिए। भारत का 5.5% भाग पर इसका विस्तार है, 5.5% भाग पर इसका विस्तार है। और देश में इस प्रकार की जो मृदा है, देश में जो इस प्रकार की मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? केरल। आप ये याद रखिएगा, केरल में, महाराष्ट्र और आसाम में इस तरह की मिट्टी देखने को मिलती हैं। और ये मिट्टियाँ भाई सह्याद्री, सह्याद्री मैंने भौतिक विभाजन में पढ़ाया था, पूर्वी घाट, राजमहल, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी, सतपुड़ा, विंध्यन, विंध्यन, आसाम,
मेघालय की पहाड़ी, ठीक है, और मालाबार तट, मालाबार तटीय प्रदेश में का विस्तार है। आप ये चीज़ें जरूर याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में हम क्या बात करेंगे, ये उष्ण कटिबंध प्रकार की मिट्टी है, आपको ये तो पता है। यह उच्च तापमान, भारी वर्षा, जहाँ उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है वहां पे क्या होता है, इसमें अपक्षलित, अपक्षय होता है, अपक्षय होता है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या याद रखेंगे, इसका रंग लाल होता है, इसका रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। आप ये चीजें जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में इसका लोहा और एल्यूमिनियम इसमें ज्यादा होता है भाई, लोहा एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में होता है। और कमी किसकी, बस वही कमी है। और इसमें क्या, चाय, कहवा, ठीक है, रबड़, चिनकोना, इसके बाद में ट्रेपियोका, काजू, इसमें ये सारी सारी क्या होती है, फसल होती है और बागानी खेती की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो मिट्टी है वो है मरुस्थली मिट्टी। दोस्तों ये जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका 8% भाग पर, 8% भाग पर 2.62 लाख वर्ग किलोमीटर में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। और इसका विस्तार आपको पता ही होगा, इसका विस्तार नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और इसके अलावा कहाँ पे, पंजाब, इन क्षेत्रों में क्या है, सौराष्ट्र हो गया, कच्छ हो गया, ये थोड़ा याद रखिएगा, सौराष्ट्र कच्छ में इसका विस्तार है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इन मिट्टियों में बलुई, बलुई प्रकार की है, बलुई प्रकार की है, आप ये चीज याद रखिएगा। और इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है इसमें। और प्रचुरता किसकी होती है, प्रचुरता होती है भाई इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फोरस का उच्च प्रतिशत मिलता है, फास्फोरस का उच्च प्रतिशत मिलता है देखने के लिए, आप ये चीज याद रखिएगा। और इसमें नमी तो होती नहीं है, नमी तो बहुत कम होती है। इसके बाद में फसल कौन सी होगी, मोटा अनाज होगा भाई, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मोटा अनाज हो गया, ठीक है, और सरसों की खेती होगी, सरसों की खेती, ये सब वहाँ पे होती है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों पर्वतीय मिट्टी के बारे में। जो पर्वतीय मिट्टी आपको पता ही है, इसे वनीय मृदा भी कहते हैं, इसे वनीय मृदा भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वन मिलते हैं ना दोस्तों, और इसका जो विस्तार है कितना है, 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये आप याद रखिएगा। और इसमें आपको ये भी पता होगा
ये चारों ओर से घिरा हुआ है। अरे नवीन और है, नवीन एवं विकसित मृदा है। आप ये देखो, पेपर में ना आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में कौन सी अविकसित मृदा का उदाहरण है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन सेट हो सकता है, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ऑप्शन में आपके ये डाल दिए, जैसे पर्वतीय डाल दिया, पर्वतीय मृदा, काली मृदा, जलोढ़ और लाल मृदा। बच्चों ध्यान क्या जाएगा, मैक्सिमम का जाएगा जलोढ़ की तरफ, लेकिन आंसर क्या है इसका, पर्वतीय मृदा। ये दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में आपको पता ही है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार है, ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में आप क्या याद रखोगे मित्रों, इसमें पोटास, चूना, फास्फोरस, जो तीनों मेन कंपोनेंट्स हैं, इनका अभाव होता है। क्या होता है, अभाव। और जीवांश जो होता है, जीवांश इसमें प्रचुरता में मिलता है, प्रचुरता में मिलता है। आप ये जरूर याद रखिएगा। और पर्वतीय ढालों पर आपको पता ही है कौन सी खेती होती है, सेब के बाग देखते होगे आप, नाशपाती, ठीक है, नाशपाती के अलावा और क्या, आलू बुखारा, आलू बुखारा बोलते हैं। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, कौन सी फसल, चाय, कहवा और मसाले भी देखने को मिलते हैं इसमें, पर्वतीय मिट्टी में। आपको पता है दोस्तों, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, सीढ़ीनुमा खेत में बागान के द्वारा ये कृषि की जाती है। आप इसके बारे में अच्छे से दोस्तों, अभी बात करते हैं हम पीट मिट्टी या दलदली मिट्टी के बारे में। दलदली मिट्टी के बारे में हम बात करते हैं। यह नम जलवायु में बनती है भाई, इसमें नम, जहाँ नमी ज्यादा है, नम जलवायु में मिलती है। एक आप इसको ध्यान रखिएगा। आपको पता है इसका निर्माण कहाँ है, यह वनस्पति से पीट मिट्टी का निर्माण हुआ है, पीट मिट्टी का निर्माण हुआ है। आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा। इसमें आपको पता है केरल तथा तमिलनाडु तक मिलती है भैया मिट्टी। इसके बाद में आपको क्या है, इसमें जैविक पदार्थ तथा घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है दोस्तों, अधिक होती है। इसके बाद में हम क्या ध्यान रखोगे, इसमें पोटास व फास्फोरस की कमी होती है, पोटास और फास्फेट की कमी, जैविक पदार्थों घुलनशील मात्रा की अधिकता, ये कमी और अधिकता दोनों जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, इनका विस्तार कहाँ है, मैंने बता दिया केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में, ठीक है। और यहाँ पे वाटर लॉगिंग वगैरह भी होती है। और फेरस आयरन होने के कारण, फेरस आयरन होने के कारण इस मिट्टी का रंग
नीला हो जाता है, नीला होता है, यानी नीला हो जाता है। आप ये याद रखिए, अम्लीय स्वभाव है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ 40 से 50%, ये आपको पता ही है। कार्बनिक पदार्थ 40 से 50% इसमें देखने को मिलता है। और मैंग्रोव वनस्पति भी इसमें मिलती है। मैंग्रोव वनस्पति यहीं देखने को मिलती है। दोस्तों आप ये याद रखिएगा, ये तटीय क्षेत्रों में मिलती हैं, जो हमारी जो चक्रवात साइक्लोन वगैरह आते हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं मैंग्रोव वृक्ष। अगला बात करते हैं दोस्तों हम लवणीय और अक्षारीय मिट्टी के बारे में। अक्षारीय मिट्टी के बारे में हम बात करते हैं। ये कहाँ मिलती है? ये गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी देखने को मिलती है। केशिका क्रिया जो इसी मिट्टी पे होती है, केशिका क्रिया इसी मिट्टी पर होती है। इसके बाद में बात करेंगे तो इसका विस्तार कितना है? 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर है, या हम लिख सकते हैं 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप ये याद रखिएगा। इसके बाद में आपको पता ही है, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी क्या होती है? इनकी सल्फेट कार्बोनेट बन जाते हैं, सल्फेट कार्बोनेट बनते हैं। आप ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। इसमें ये नहर सिंचित या उच्च जल स्तर वाले हैं, वहाँ पे मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। आपने देखा होगा हरियाणा पंजाब में रे कलर की समस्या देखने को मिलती है, रे की या कलर की, क्योंकि यहाँ हरियाणा पंजाब है और सिंचित क्षेत्र ज्यादा है। इसके बाद में हम क्या बात करेंगे दोस्तों? जैसे रे कलर होगी, ऊसर, रात धड़े, ठीक है, ऊसर, रात धड़े, थूर चौपन और कार्ल, ये सब किसके उदाहरण है? ये लवणीय या अक्षारीय मिट्टी के क्षेत्रीय नामों से जानी जाती है। इसके बाद में आपको पता ही है, इस मिट्टी का पुनरुद्धार कैसे किया जाता है? पुनरुद्धार यानी पूरा दोबारा विकसित करने के लिए हमें उचित अपवाह यानी पानी का ठीक से यूज करेंगे। दूसरा, उसमें चूना मिलाएंगे, उसमें जिप्सम मिलाएंगे, ठीक है, तथा पाइराइट्स का प्रयोग करेंगे। जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हम इस मिट्टी का सुधार कर सकते हैं। हरियाणा पंजाब में देखने को मिलता है दोस्तों, आधे से ज़्यादा हरियाणा और पंजाब रे की समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खेतों में पानी इकट्ठा हो जाता है और वो क्या होता है, वो जो पानी है वो नमकीन रूप धारण कर लेता है और उसकी एक सफ़ेद सफ़ेद नमक की परत ऊपर जम जाती है, जिसको लवणीय मिट्टी भी बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे बर्शिम बोलते हैं, धान बोलते हैं, अमरूद, यानी पेड़ खेती वगैरह की जाती है। आप ये चीज़ें जरूर याद रखिए। अक्षारीय मृदा है, अक्षारीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है भाई, नाइट्रोजन की कमी। दोस्तों ये तो थी भारत की मृदा के बारे में, देखा एक एक करके 8 मृदाओं के बारे में। अभी मिट्टियों में बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे जल भ्रांत है, या फिर मृदा का अपर्दन है, या फिर लैंडस्लाइड है। उसके बारे में कल की वीडियो में देखेंगे एक एक करके, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से नोट्स वगैरह तैयार करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।